डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब हम कुछ सेक्टर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड मतलब होते हैं जो जिन पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड जो कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन वे में भी एग्जामिन करेंगे कि कैसे लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है, क्या उनका वर्किंग कंडीशन है, क्या कोई रूल रेगुलेशन है एम्प्लॉयमेंट के, नहीं। अब इन्होंने इसको दो एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करी है। पहला है कांता, दूसरे है कोई कमल। कांता कौन है? एक ऑफिस में वर्क करती है, अपना ऑफिस जाती है वो 9:30 से 5:30, मतलब एक टाइमिंग है। रेगुलर सैलरी मिल जाती है हर महीने के आखिरी में। उसके साथ साथ उन्हें एक प्रोविडेंट फंड मिलता है जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं। उसके साथ साथ उन्हें मेडिकल और अदर अलाउंस भी मिलते हैं। ठीक है, वो ऑफिस नहीं जाती संडे को, और संडे को अगर नहीं जाती तो पेड हॉलीडेज़ हैं। तो उसके साथ साथ जब उन्होंने ज्वाइन किया था अपना वर्क, तो उन्हें एक अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला था जिसमें उनके सारे टर्म्स और कंडीशन काम के लिखे हुए थे। नेक्स्ट आता है कमल। कमल कौन है? कांता का नेबर ही है। ठीक है, और वो कौन है? डेली वेज वर्कर है, लेबरर है, नियर बाई ग्रोसरी स्टोर पे, कोई ग्रोसरी स्टोर पे ये काम करता है। अब वो कब जाता है? 7:30 बजे जाता है और रात को 8 बजे आता है। ठीक है, रोज। उसके साथ साथ उसे कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं है, ना ही पेड हॉलीडेज हैं उसके पास। ठीक है, अगर वो काम पे नहीं जा रहा किसी दिन तो उस दिन के उसके पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब पेड हॉलीडेज नहीं है। ना ही उसे कोई फॉर्मल लेटर दिया गया था कि तुम शॉप पे एम्प्लॉय किए जा रहे हो। तो इसलिए क्या हो सकता है, कभी भी जो मालिक है वो उसे कभी भी निकाल सकता है अपनी शॉप पे से। अब इसमें हमें डिफरेंस क्या पता चल रहा है कि कांता जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा होता है? जिसमें वो सारे प्लेसेस या एंटरप्राइज जिसमें टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर हो और लोग अपना काम करते हो, उनका एश्योरेंस हो, रजिस्टर्ड होते हैं वो गवर्नमेंट के। ठीक है, और फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के को भी। ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर जो भी लॉ हैं वो उनको फॉलो किए जाएंगे, उनके मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये सब उनके फॉलो किए जाएंगे। तो इसे हम ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो प्रोसेस है वो लीगल है या फॉर्मल है, फॉर्मल प्रोसीजर और फॉर्मल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो होते हैं, जैसे जो कुछ मतलब काम तो किसी के अंडर नहीं करते लेकिन वो खुद से काम करते हैं, उनको भी वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर्स हैं, उनको लॉयर्स हैं, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग? गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर हैं उनको सिक्योरिटी होती है, मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स काम करने होते हैं। ठीक है, अगर वो ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उन्हें ओवर टाइम भी मिलता है। उसके साथ साथ उन्हें अदर बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। कैसे बेनिफिट? जैसे पेड लीव्स मिलेगी, हॉलीडेज में पेमेंट मिलेगी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ये सब भी मिलेंगे। मेडिकल बेनिफिट जो भी होते हैं, और फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। उसके साथ साथ पेंशन भी मिलती है जब वो रिटायर हो जाते हैं। ये हमारा सारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का था। नेक्स्ट आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन थे? कमल थे। ठीक है, वो किस में काम कर रहे थे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये क्या होता है? स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट होता है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता, ना ही कोई रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। जॉब्स जो होती हैं वो कम पे करी जाती हैं, मतलब लो पेड जॉब होती हैं, और ना ही रेगुलर होती, मतलब कभी भी निकाला जा सकता है। ना ही प्रोविज़न है कोई ओवर टाइम का, पेड लीव्स का, हॉलीडे का, सिकनेस का, कोई नहीं है। एम्प्लॉयमेंट भी सिक्योर नहीं होती, कभी भी निकाला जा सकता है बिना किसी रीज़न के। काम कम है, कम लोग चाहिए, निकाल दिया। ठीक है,
जब काम कम होगा, सीज़न में काम ज़्यादा होता है तो एम्प्लॉय कर लेंगे, वरना उन्हें बोल देंगे कि आप जा सकते हो। कुछ मर्जी, विम्स का मतलब होता है मर्जी के अकॉर्डिंग भी, एम्प्लॉयर की जैसी मर्जी होगी वैसी करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल वहाँ एम्प्लॉय होते हैं जो अपना खुद का जॉब करते हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, रिपेयर वर्क हो गए, फार्मर्स वर्क जो हो गए, जो अपनी या हायर्ड लेबर पे काम करते हैं जब भी उनकी ज़रूरत हो। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में सब प्रोटेक्टेड चल रहा है, अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा कि कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड है वो। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या कर रहा था, जॉब सिक्योरिटी बता रहा था, पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो बहुत कम है, कम तेजी से बढ़ रही है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह ही काम कर रहे हैं, मतलब कुछ को तो फिक्स कर लेंगे अपनी जॉब में, और कुछ को ऐसा कैजुअल वर्कर, मतलब जब उनकी ज़रूरत होगी तो रख लेंगे, जब ज़रूरत नहीं होगी तब निकाल देंगे। क्यों करते हैं, जिससे उन्हें टैक्स ना देना पड़े, लॉ फॉलो ना करने पड़े। ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे ज़्यादातर जो वर्कर है ना वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही है, क्योंकि कंपनी को कम सैलरी पे करनी पड़ती है, और अगर हम वर्कर्स का देखें तो वर्कर को काम मिल जाता है, इफ़ नॉट परमानेंट मिल तो रहा है। ठीक है, उन्हें एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, फेयर वेजेस नहीं दिए जाते। ठीक है, लो और नॉट रेगुलर अर्निंग होती है उनकी, सिक्योरिटी नहीं होती और कोई बेनिफिट भी नहीं मिलते। तो 1990 के बाद से हमने ये ज़्यादा देखा है कि लोग अपनी जो जॉब है ना वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से लूज़ करने लगे, और उन्हें अपनी जॉब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही ढूंढनी पड़ने लगी, जहाँ पे लो अर्निंग है। कि अगर काम की ज़्यादा ज़रूरत है तो हमें प्रोटेक्शन और सपोर्ट की भी ज़रूरत है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब हमें सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही नहीं सही करना, हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर तक भी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर को वो बचा नहीं पा रहे तो अब उन्हें इससे अच्छा है कि फोकस करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे, कि उस पर थोड़े रूल्स रेगुलेशन निकाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं पर एटलीस्ट थोड़े निकाल दें। ठीक है, अब कौन वल्नरेबल पीपल कौन होते हैं, जो जिनकी हेल्प लोग कम करते हैं, बेचारे टाइप जो होते हैं, जैसे गरीब। ठीक है, उनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादातर कहाँ होता है, रूरल एरियाज़ में होता है, जहाँ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर या स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर, आर्टिशंस जो हैं वो और किसी के काम करते हैं, वेवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ। करीबन 80% जो है रूरल हाउस होल्ड इंडिया में वो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आता है। तो इन फार्मर्स को सपोर्ट करना एडुकेट फैसिलिटी के साथ साथ टाइमली गुड डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटी, मार्केटिंग आउटलेट्स, इन सब की बहुत ज़रूरत है। अब अर्बन एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहाँ होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, हेड लोड वर्कर्स होते हैं, गारमेंट मेकर, रैक पिकर्स, ये सब आते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उन्हें भी गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, मार्केटिंग करने के लिए चाहिए। तो कैजुअल वर्कर्स जो हैं दोनों में ही, रूरल हो या अर्बन हो, दोनों में ही प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि मेजॉरिटी जो होती है ना वो शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, बैकवर्ड कम्युनिटी, वो ज़्यादातर हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलेगी। इरेगुलर और लो पेड वर्क होता है, उन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है, मतलब लोग उन्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखते। तो प्रोटेक्शन और सपोर्ट ज़रूरी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, क्योंकि हमें
इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। देखो, अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे ध्यान देंगे तो अल्टीमेटली सोशल डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि सोशली कौन बैकवर्ड है? वो लोग जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो उनके पास पैसा होगा तो उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। अब और दो सेक्टर में हमने ओनरशिप के अकॉर्डिंग में हमने दो सेक्टर बना रखे हैं, एक होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट। ठीक है, दो सेक्टर में हमने जो ओन करते हैं एसेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला होता है पब्लिक। पब्लिक कौन होते हैं? जहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट जो है वो मोस्ट ऑफ द एसेट्स जो हैं गवर्नमेंट की या सोसाइटी की वो ओन करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट कौन सा होता है? ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल, रिलायंस वगैरह, ये प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनीज हो गए। जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सारे पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। टाटा, टिस्को, रिलायंस, ये सब हमारे प्राइवेटली ओन्ड है। तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो हमेशा एक ही मोटिव से काम करता है, वो है अर्न प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर किस लिए काम करेगा? प्रॉफिट कमाने का। वो आपको सुविधाएं तो देगा, लेकिन वो कभी आपको बहुत ही कम रेट पे सर्विस नहीं देगा, अपने लॉस पे सर्विस नहीं देगा। ठीक है, और आपको पर अच्छी सर्विस दे सकता है। नेक्स्ट आते हैं, तो हमें इन कंपनी को कुछ भी सर्विस लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। उनका काम, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर जो होता है उनका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट का अर्न करना नहीं होता। हर एक कंपनी जब भी खुलती है वो गवर्नमेंट की सोचते तो है वो प्रॉफिट मेकिंग हो, लेकिन उनका मेन मोटिव होता है वेलफेयर करना। तो गवर्नमेंट जो मनी रेज करती है वो टैक्स या अदर वे से करती है, जिससे वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? जो पैसा कमाती है उसको लोगों के भले के लिए, वेलफेयर के लिए लगा देती है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कैसे कैसे लगाती हैं, वो देखते हैं। चलो, सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो सर्विसेज को प्रोवाइड तो करता है, लेकिन रीजनेबल रेट पे नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा पैसा लगा के रखते हैं। क्योंकि बड़े काम के लिए, जैसे रोड बनाना, वो प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और वो फिर लोगों से अगर टोल भी लेने लगे तो वो शायद आम पीपल के लिए उसको, उस टोल को भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट बनवाती है और रेगुलरली टोल लेती है। तो हमने देखा कि कुछ चीज़ों में बहुत सारा पैसा लगता है जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं मनी। कलेक्ट करनी मनी जिस तरह गवर्नमेंट कर पाती है टैक्स के थ्रू, वो सब वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाएगा। और अगर करेगा भी तो वो हाई रेट चार्ज करेगा उन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन सब के, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, रेलवे, हार्बर, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ये सब बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेगा अगर बनवाया भी है तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हावी स्पेंडिंग करते हैं, स्पेंड बहुत ज़्यादा करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि ये सारी सर्विसेज सबको मिल जाए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर भी बिना गवर्नमेंट के एनकरेज के अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट उसी रेट पे बेचने लगे जिस रेट पे उन्हें पड़ रही है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगी बहुत सारी इंडस्ट्रीज।
ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की। फिर क्या होगा, उन्हें बंद करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें कम रेट पे प्रोवाइड करती है, सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करती है, जिससे वो उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सके और प्रोडक्शन भी कर सके। क्योंकि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी तो वो जो लेबर वहाँ काम कर रही है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। ठीक है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो बाई करती है वीट या राइस फार्मर्स से फेयर प्राइसेस पे, अपने स्टोर्स में गोडाउन वगैरह में स्टोर कर लेगी और फिर लो प्राइसेस पे राशन शॉप में लोगों को देगी। ठीक है। ये फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है, जो कि प्राइवेट नहीं कर पाएगी। और तो जब वो गवर्नमेंट ये सब देती है ना लोगों को, तो वो बहुत सस्ते दामों पे देती है। पैसा तो लेती है लोगों से, लेकिन बहुत सस्ते दामों पे देती है। तो कुछ ज़्यादातर कॉस्ट गवर्नमेंट को ही पे करनी पड़ती है, बियर करनी पड़ती है। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट फार्मर्स को भी सपोर्ट कर रही है और अल्टीमेट कंज्यूमर जो है उनको भी खाने को सस्ते में मिल रहा है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, गवर्नमेंट को ही उन पे स्पेंड करना पड़ेगा, जैसे हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटी, ये सब हमने ये सब पहले चैप्टर में भी पढ़ा। प्रॉपर स्कूल, क्वालिटी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब क्या है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इंडिया का साइज़ जो है इलिटरेट पॉपुलेशन का वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये सब प्राइमरी स्कूल्स बनवाने पड़ेंगे, कैंपेन चलाने पड़ेंगे, जिससे जो लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। हाफ जो चिल्ड्रन हैं हमारी कंट्री के वो मेल नरिश्ड हैं, मोर देन हाफ। कुछ उनमें से बहुत ज़्यादा इल हैं। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है, उड़ीसा का 40 है, मध्य प्रदेश का 48 है। ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा है। कुछ पुअर रीजन जो वर्ल्ड के हैं उनमें, मतलब 1000 में से 40 बच्चे मर रहे हैं, मध्य प्रदेश में 48 बच्चे मर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ पुअर, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो गवर्नमेंट की ये सब ड्यूटी है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दे, जिससे जो रीज़न इग्नोर्ड हैं उन पे भी ध्यान दें और अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाएं। ठीक है। चैप्टर फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेल मी हाउ you like the chapter. Comment if you want some changes, then please tell me. Okay, bye. Thank you.